नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हिंदी साहित्य के यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक यूनिट यानी पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, उसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हुए हैं और इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आज आपका इस प्रैक्टिस सेट का यानी प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये यूनिट फर्स्ट में आपके व्याकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूनिट फर्स्ट में ही आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए, तत्पुरुष समास से क्वेश्चन आया है। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा इसका। और देखिए दोस्तों, ये मार्च 2023 की प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। अब आप देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, ये इसकी खास बात है। और इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब देखिए किसमें कारक विभक्ति आई है। तो देखिए लव और कुश, ये तो यानी यथामति, यानी शिवालय यानी शिव के लिए आलय। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या है, इसमें कारक विभक्ति यूज हो रही है, यानी ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक, इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में दोस्तों बताइए क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इसको मैं उठा के मैंने यहाँ कर देता हूँ कि ये जो द्वंद्व समास की विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, तो देखिए किसमें? लव कुश। देखिए ये जो ऑप्शन है ये इसमें दोनों पद प्रधान है, लव कुश। ठीक, लव और कुश। इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अब देखिए दोस्तों, ये जो अव्ययी भाव समास है इसमें प्रारंभ में उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव समास में प्रारंभ में उपसर्ग के प्रयोग से बनते हैं ये। ठीक, तो अब देखिए किसमें उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग हुआ है? अव्यय, तो वो देखिए वो ऑप्शन है ये सेकंड नंबर, यथामति। ठीक, यथामति। अब देखिए अगर दोस्तों अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान रखें, क्योंकि पहले पद में ही उपसर्ग या अव्यय लगा होता है तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, तो अब देखिए अब डी नंबर है बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास होता है। देखिए चक्रपाणी। अब देखिए दोस्तों, चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? चक्रपाणी जिसने अपने हाथ में चक्र धारण किया हो, यानी ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु जी के लिए और कृष्ण जी के लिए भी यही यूज़ होता है। ठीक, तो विष्णु जी और कृष्ण जी दोनों के लिए ये चक्रपाणी यूज होते हैं। यानी हमारा ऑप्शन सही होगा क्या? पहले का 3 है, 3-1-2-4। देखिए अब दोस्तों 3-1-2-4 सही जवाब क्या हो जाएगा? 3-1-2-4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3-1-2-4। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। देखिए देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके, देखिए मार्च 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप बताइए, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इसके बाद आप बताइए, हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए जो पहला जो क्रम है देवनागरी लिपि के मानकीकरण में, पहला जो क्रम है वो है महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव। ठीक, सबसे पहले उन्होंने सुझाव दिए। इसके बाद जो अगला प्रयास था वह था महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। ठीक, पहला आया था महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, दूसरा था महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा देखिए जो
तीसरा कार्य था वो था काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। ठीक, तीसरा ये था। और अगर हम चौथे स्टेप की बात करें, यानी चौथा जो प्रयास था वो था आपका आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। और पांचवा प्रयास था वह था डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। यानी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले 2, फिर 4, 3, अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 और 1, यानी क्या हो जाएगा 2, 4, 3, 5, 1। ये बिल्कुल सही क्रम है हमारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पेपर देंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल रेडी करिए, ये हो सकता है दोबारा भी पूछे जाएँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप अभिकथन पढ़ें, ध्यान रखें, जब भी आप अभिकथन पढ़ें तो उसका कारण अभिकथन में क्योंकि लगा के करें, तब आपको पता चल जाएगा कारण सही है गलत। अब देखिए दोस्तों बताते हैं किस तरह से। जैसे पहले देखिए अभिकथन है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए जो भौगोलिक परिवेश यानी हमारे आसपास का जो परिवेश या वातावरण है या समाज है, देखिए परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, देखिए बिल्कुल है। कोई भी भाषा होती है वो समाज पर ही डिपेंड करती है, जो उस समाज में बोला जाने लगेगा वही वहाँ की भाषा कहलाई जाएगी। इसलिए देखिए दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल सही है। अब क्यों है, क्योंकि, इसमें आप क्योंकि जोड़िए, महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि। अब कारण क्या है, क्योंकि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। देखिए वही बात जो मैं बता रहा था वही इसमें लिखी हुई है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। अब देखिए जब आप क्योंकि लगाकर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही कारण है या इससे अलग भागता हुआ कारण है। तो यानी आप कारण भी देख रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब आपको कथन पढ़ने और बताने सही हैं ये गलत हैं। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही भी हैं। तो देखिए दोस्तों क्या ये कथन सही है, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही हैं। तो देखिए दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो बघेली बोली के अन्य नाम नहीं हैं, ये लरिया और खलताही किसके हैं, छत्तीसगढ़ी बोली के। किसके हैं ये दोनों जो हैं वो हैं छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी ठीक है बोली के 2 नाम हैं, लरिया और खलताई, इसलिए पहला कथन तो गलत है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो ये पूर्वी हिंदी की हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं ये। ठीक, इनमें बहुत कम अंतर यानी कथन 2 सही है। और अगर हम बघेली के अन्य नाम जाने, देखिए बघेली जो बघेली बोली है इसके जो अन्य नाम है दोस्तों वो रिवाई है। ठीक है, रिवाई बोली के नाम से भी जानी जाती है। और देखिए दक्षिणी अवधी भी बोलते हैं, दक्षिणी अवधी। ठीक, तो ये देखिए अन्य नाम है, ना कि ये देखिए छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी हमारा क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। देखिए कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। अब देखिए दोस्तों बताइए देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये देखिए पिछली बार द्वितीय पाली में मार्च 2023 में द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या करें तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई, ब्राह्मी लिपि जिसका जो कब तक चली थी, 350 ईस्वी तक।
इसका समयकाल माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुआ गुप्त लिपि का, ठीक, गुप्त लिपि जो कि 4 से 5वीं शताब्दी तक चली, सदी तक, ठीक। गुप्त लिपि से आप ध्यान रखेंगे जो आई थी लिपि वो थी सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका लिपि। इस लिपि के बाद जो उद्भव होता है वो होता है कुटिल लिपि का, कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि के बाद आती है नागरी लिपि, जिसके अंदर बहुत सारी और भी लिपियां हैं। जैसे इसी में हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी। इसी के अंतर्गत राजस्थानी लिपि आती है, राजस्थानी। इसी नागरी के अंदर आती है गुजराती लिपि, महाजनी। ये सब किसके अंतर्गत, इसी नागरी के अंतर्गत आती है। यानी आपका क्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृक, कुटिल लिपि, इस तरह से आपका होगा। यानी देखिए इसमें क्या कौन सही है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए ब्राह्मी लिपि से पहले कुटिल लिपि, तो ये तो गलत है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल और देवनागरी, देखिए सही है। इसमें देखें तो ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देखिए कुटिल को पहले कर दिया तो ये गलत हो गया। गुप्त लिपि ब्राह्मी से पहले, तो ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लाते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, बल्कि आपको पता ही होगा। तो देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब आपके जो व्यंजन हैं यही अनुनासिक व्यंजन है। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या कितनी है? ये है 5। ठीक, तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताइए। यहाँ बताइए दोस्तों, हस्स स्वर कितने हैं? स्वर आप जानते हैं, बताइए। हस्स स्वरों की संख्या बताइए। मुझे बताइए दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। दीर्घ स्वर बताइए कितने हैं। मात्राओं की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं बताइए, मात्राओं की संख्या। और दोस्तों व्यंजन बताइए। यहाँ मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन। दोस्तों बताइए मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन। बताइए दोस्तों स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बताइए। अंतस्थ व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन बताइए। संयुक्त व्यंजन बताइए कितने हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए दोस्तों कितने हैं? बताइए दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करिए और इन सभी के क्वेश्चन आप खुद से बताइए, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इन सभी के जवाब बताता हूं। देखिए दोस्तों, तो देखिए जो हस्स स्वर है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री। ठीक, ये 4 हस्स स्वर या मूल स्वर है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये कितने हो गए? देखिए 7। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। मात्राएं कितनी होती है? ध्यान रखिए 10। हिंदी में कितनी मात्राएं हैं? 10, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए दोस्तों कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन है 39, जो का से लेकर आपको पूरे ज्ञा तक मिलेंगे। ठीक, ये होते हैं 39। मूल व्यंजन दोस्तों कितने हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। जिसमें देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, और देखिए दोस्तों उत्क्षिप्त। इनको जोड़ा नहीं जाता, तब जाके बचते हैं ये 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त। ये
4 2 6 जब हटा लिए जाएंगे तो मूल व्यंजन बचते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करें दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, जो कि का से लेकर माँ तक होते हैं। ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, यहाँ तक। ठीक। अंतस्थ व्यंजन तो या रा ला वा, ये कितने होते हैं? ये 4 हैं दोस्तों। ऊष् व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 हैं। कौन कौन से? श, शा, स और हा। ठीक। संयुक्त व्यंजन तो दोस्तों इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छ क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक, इनकी संख्या 4 है। और उत्क्षिप्त व्यंजन इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2 होती है, ढ और ला। ठीक, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों एक बिल्कुल तथ्य है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1957 में। कब किया गया? 1957। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? अब देखिए दोस्तों आपको बुंदेली बोली की उपबोलियां बतानी हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो चलिए हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप बुंदेली बोली की उपबोलियां हम देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए दोस्तों बुंदेली बोली की अगर उपबोलियों की बात करें तो लोधांती, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लोधांती। ठीक। डांगी नहीं होती, पंवारी। कौन सी? पंवारी, ये भी इसकी बोली है। बनाफरी, बनाफरी दोस्तों ये आप जरूर इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। खटोला, कौन सी? खटोला, खटोला भी बुंदेली बोली की उपबोली है। निबह, निबह भी है। ठीक। कुंदी, भदौरी, कुंदी, भदौरी, ये सब देखिए जो बोलियां हैं ये दोस्तों बुंदेली बोली की हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए भदौरी, बनाफरी, खटोला ऑप्शन सी में, यानी देखिए ये जो है ये इसकी उपबोलियां हैं। अब देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर ये जो कठेरिया, डांगी, माथुरी हैं, ये जो है माधुरी, तो ये दोस्तों ब्रिज भाषा की उपबोलियां किसकी हैं? ये ब्रिज भाषा की, ब्रिज भाषा। और देखिए ये जो बुक्सा है, बुक्सा भी किसकी है? ब्रिज भाषा की। ठीक है, ये भी ब्रिज भाषा की उपबोली है। इसलिए देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। लरिया, खलौटी और खलताही दोस्तों ये देखिए हमने अभी आपको क्वेश्चन में कराया था, तो इसका ये किसकी है? तो छत्तीसगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों देवनागरी से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं इस लिपि संबंधित, और आपके देखिए ये दोस्तों आपके ऑप्शन है। तो आपको बताने कौन से तथ्य, देखिए क्या पूछा है, सही बताने कौन से तथ्य सही हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए। अब देखिए दोस्तों पहला तथ्य है नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों ये जो कथन है ये गलत कथन है, क्योंकि देखिए पहली बात तो आप ये समझिए देवनागरी लिपि के संबंध में कोई एक मत नहीं है। इस देवनागरी लिपि के संबंध में बहुत सारे मत हैं, जिसमें जिन मतों में एक मत ये भी है जिसमें बताया गया है कि नागरी का जो नामकरण है वो नाग लिपि से भी संबंधित है, लेकिन इसमें मना किया है, तो यानी ये कथन गलत हो गया। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वैज्ञानिक वर्णक्रम है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, देखिए एक मत ये भी है कि नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, ये भी कथन सही है दोस्तों। एक कथन ये भी है कि जो देवनागरी लिपि है उसका जो प्रचलन हुआ था वो काशी में हुआ था, और काशी देव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, इसलिए भी इसका नाम देवनागरी पड़ा, एक मत ये भी है। तो इस वजह से देवनागरी लिपि के नामकरण पर बहुत सारे मत हैं, जिनमें से ये मत हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही तथ्य हैं। पांचवा है देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। देखिए दोस्तों ये गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि अक्षरिक है, इसलिए ये कथन भी गलत हो गया, यानी हमारे 2, 3 और 4 सही हैं। यानी देखिए आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का लास्ट 20th क्वेश्चन।
अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। देखिए अवधी भाषा और ब्रज भाषा में निम्नलिखित विषमताएं मिलती हैं। अब देखिए इसमें भी जो कथन सत्य आपको बताने हैं। तो पहला कथन है अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल सही है। जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से, यानी कथन एक बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अवधी में ए आई स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ऐ औ के रूप में उच्चरित होते हैं, यानी बिल्कुल सही है। दोस्तों जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी हिंदी साहित्य के बहुत जल्दी हम ये भी वीडियो आपके लाएंगे, इसमें थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे। उसमें आप देखेंगे कि अवधी में ये जो ए औ का उच्चारण ऐ औ होता है, जबकि ब्रज भाषा में ऐ और औ होता है। ठीक, तो ये दो कथन सही हैं। तीसरा कथन है ध्वनि के स्तर पर अवधी आकारांत है, जबकि ब्रज जो है उकारांत है। अब देखिए दोस्तों इस भाषाओं में, अवधी और ब्रज में, देखिए इकारांत, इन भाषाओं को अकारांत और उकारांत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये तो एक ज़बरदस्ती वाला कथन है, तो इसलिए ये कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अवधी में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, अवधी और ब्रज दोनों में ही जो देखिए क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है दोनों में ही अधिक है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। अवधी में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व परसक जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, देखिए दोस्तों, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ये कथन सही है। अवधी भाषा में आप देखिए कोई भी नाम उसमें वा जोड़ देते हैं, वा, ठीक है, तो ये बिल्कुल परसक जुड़ने से प्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल सही कथन है। ये पांचवा कथन सही है, यानी देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 1, 2 और 5, कौन सा, 1, 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए एक से एक नई वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।